एडवांटेज केयर की मिशन हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा 9वां एपिसोड है और इस सीरीज में हम परेशानियों के हल ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज हम एक ऐसी ही कोशिश में जुटे हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट और ई लर्निंग। और हमारे पैनल में ऐसे चेहरे हैं जो अनगिनत स्टूडेंट्स की लाइफ बदल चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं किसी स्टूडेंट को यहाँ ले आती सामने तो वो बहुत ही खुश हो जाता कि मैं क्या क्या सीख लूँ इन सर्स से और मैम से। तो हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं उनके बारे में एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ और फिर हम चर्चा करेंगे। अभयानंद सिंह, एक्स डीजीपी एंड फाउंडर ऑफ अभयानंद सुपर 30। अभयानंद सर हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर AR खान जो कि फाउंडर हैं KSG इंडिया के। प्रोफेसर NVM राव बिट्स पिलानी से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज, फाउंडर एंड चेयरमैन क्रिब्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। दीपाक्षी महेंद्रू, डायरेक्टर गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी, डेल टेक्नोलॉजी इंडिया। और निशांत प्रकाश, एडवाइजर नीति आयोग हैं वो और फाउंडर हैं निशांत प्रकाश लॉ क्लासेस के। तो जो वकील बनना चाहते हैं वो निशांत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें पता है। लेकिन शुरुआत में करूंगी डॉक्टर AR खान से, जिनको स्टूडेंट्स बहुत प्यार से खान सर बुलाते हैं, मुझे पता है। और खान सर, मैंने आपके बहुत ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हैं और मैंने ये देखा है कि आप बच्चों को वो चीजें बताते हैं जो किताबों में नहीं होती हैं। आप उन्हें बताते हैं कि बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ना है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे करनी है, जो आपसे सवाल में छुपा हुआ सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब आपको कैसे ढूंढना है। ये बहुत चैलेंजिंग फेज होता है। अभी जो हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन के जिस दौर में हैं, ई लर्निंग में, ये भी कुछ ऐसी ही पहेली है स्टूडेंट्स के लिए। आप उनको कैसे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और आप क्या कहेंगे इसके लिए? थैंक यू अफशान फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग दौर से कह सकते हैं कि गुजर रहे हैं हम। ऐसा वक्त चल रहा है, सडनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और स्टूडेंट्स जो पहले सामने बैठ करके क्लास में, फिजिकल क्लासेस में हमसे बात करते थे और हम उनको सोच करके उनको जवाब देते थे, वो एक सब कुछ बदल गया है। और जो हमारे पास जो दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो है गूगल असिस्टेंट, वो है सीरी का। अब सीरी से और गूगल असिस्ट से हम पूछ तो सकते नहीं हैं कि बताओ कि जी हमें कहाँ दिक्कत है। सो यू हैव टू बेसिकली डायग्नोस खुद करना होगा ऐसे हालत में, क्योंकि एक दौर आया था, अगर आप लोगों को शायद आपको याद नहीं हो, जब VCR आए थे तो ऐसा लगा था सिनेमा हॉल सब बंद हो जाएंगे। तो वैसे फिर लगा, फिर मल्टीप्लेक्स आ गया, एक नया एवोल्यूशन हुआ। तो हर दौर के बाद एक नई चुनौती आती है। अभी स्टूडेंट्स को जब वो पूरे डेमोक्रेटाइज्ड इंफॉर्मेशन में है, आई मीन दे हैव जस्ट बीन थ्रोन इनटू अ सी, वहां पे बहुत सारी मछलियां हैं लेकिन उनको वो आता नहीं है कैसे वो मछलियां मारे या कैसे निकाले उसमें। तो आई सपोज इतने जो प्रतांत्रिकरण हो गया है हमारी सूचनाओं का, वैसी हालत में जरूरत है कि बच्चों को अपने डेस्टिनेशन, अपना गंतव्य जो है उनका, उसको क्लियर रखें और उसके हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को निकालें। और वहाँ पे अभी भी जो इंटरवेंशन जो जरूरत होती है किसी टीचर की या मेंटर की, वो उनको बनी रहेगी अभी काफी टाइम तक। एक नया मीडियम, एक नया मोड, एक नया मीन की तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं, जहाँ पे दोनों का एक सामंजस्य हो जाएगा। शायद हम उस दौर पे नहीं रह पाए जो हमारे गुरुकुल का था, वहां से कॉलेज स्कूल्स आए, अब उसके बाद सीरी आ गई, लेकिन अब एक नया मीडियम एक आने वाला है ना। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दैट, हम बहुत करीब हैं उसके। ऑनलाइन का एक बड़ा फायदा है कि चीजें ऐसे पहुंच जाती हैं, लेकिन वो है कि कौन सी चीजें आपकी हैं, आपके लिए हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा। उसमें शायद वक्त लग सकता है, उसके लिए शायद अभी जो मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा था उसकी जरूरत पड़ सकती है। आप गूगल खोल लें तो तुरंत पूरा मैप दुनिया का दिख जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए कि मैं चल रहा हूँ, चल रही हूँ उस पे, बिकॉज जब तक आप चलते नहीं तब तक कर्सर मूव करता नहीं है। तो आई सपोज इसमें बच्चों को सबसे पहले ये ध्यान रख ले कि उनकी मंजिल क्या है। एक बार मंजिल क्लियर हो जाए तो आई थिंक दे स्टार्ट मूविंग एंड द कर्सर स्टार्ट सपोर्टिंग। थोड़ा सा डेविएशन होगा तो ये IT है, टीचर्स हैं, ये सारे सपोर्ट कर देंगे, बट हाँ, उनको पहले क्लियर होना चाहिए कि उनको बनना क्या है, लाइफ में जाना किधर है। दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर केप्ट इन माइंड।
बाकी पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभयानंद सर हमारे साथ शायद जुड़ चुके हैं। सर, एक एजुकेटर से मैं दूसरे एजुकेटर तक आ रही हूँ और लोग आपको एक सुपर 30 के लिए जानते हैं, लेकिन मैं सब लोगों को ये बता दूं कि आपने बहुत सारे सुपर 30s की शुरुआत भी की है और अलग अलग सोसाइटी के सेगमेंट्स को पढ़ाया भी है, बहुत लोगों को सिखाया है और मुख्य तौर पर आप टीचर भी नहीं है, ये भी आप बताते हैं, मैंने देखा है। और सबसे ज्यादा आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं शायद अपने दोनों बच्चों पर किए हैं। तो एक्सपेरिमेंट का ही एक दौर है जिसमें हम इस वक्त हैं, ट्रांजिशन चल रहा है, ई लर्निंग कर रहे हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और आप क्या मानते हैं इसके बारे में? जैसा आपके प्रीवियस स्पीकर ने कहा, आई एग्री, ये सिनेरियो जो है इसने इट हैज टर्न्ड एवरीथिंग टॉपसी टर्वी। कुछ भी फेमिलियर नहीं लगता है, न स्टूडेंट को लग रहा है, न टीचर्स को लग रहा है, सबों को परेशानी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रियली सीरियस हैं उनके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है, मेनली बिकॉज उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है किसी और एक्टिविटी में। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बहुत सीरियस नहीं होते थे बट दे यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट, वो काफ़ी टाइम वेस्ट करते थे अपना। अभी उनके पास दूसरी कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है क्योंकि एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन। तो आप सिर्फ पढ़ें और खाना खाएं, उसके अलावा कोई काम नहीं है। एक ही जगह टाइम वेस्ट होता है और वो अनविटिंगली वेस्ट हो जाता है सर्फ करने में। जैसा आपके प्रीवियस स्पीकर ने कहा ना जी, कि आपको मटेरियल अपने लिए कलेक्ट करना है, वहाँ अगर टीचर्स उनकी मदद कर दें और थोड़ा डिस्कस कर दें, अगर दिन में 1 घंटे भी डिस्कशन हो जाए और वो इशू को फ्लैग करें और डिस्कस कर दें किसी बुक के माध्यम से या स्क्रीन शेयरिंग से, साधारण टेक्नोलॉजी से, तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उन बच्चों को जो स्वयं अपने से मेहनत करने को तैयार हैं। उनमें हमने देखा है मेजर चेंजेस हो रहे हैं। जो समय नहीं देना चाह रहे हैं इस सिस्टम में, उनको घाटा हो रहा है बिकॉज दे विल कीप वेटिंग फॉर द थिंग टू रिटर्न। वो बच्चों वो अपने पुराने सिस्टम में आना चाहेंगे और उसके लिए वो वेट करेंगे। दे आर वेस्टिंग दैट टाइम। प्रोफेसर राव, ई लर्निंग जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मुझे पता है आप 25 साल से देख रहे हैं, तो 25 साल में और भी ट्रांजिशंस आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है और ये पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है। लर्निंग कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है और करना कैसे चाहिए? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? Madam, I will start with a very small story which we all may be knowing. What I feel is that nothing comes in the life easily. एक mouse, that is the rat, was put on the top of a jar filled with grains. He was too happy to find something, so much food around him, so that she thought that she can enjoy and keep on eating. कुछ दिन के बाद वो खाना कम हो गया, नीचे जा रहा है जार का अंदर, और भी अंदर गए। देन सोचा कुछ नहीं है, वे is not there to get out of that jar. Okay, so it looks simple story for us, but if we see that even if somebody puts the grains also, उसको पता भी नहीं है कौन सा ग्रेन उसमें डालेंगे वो उनका खाने की चीज है या नहीं है, और they doesn't know it doesn't know that whether properly they will pour the grains into the jar or not. So most challenges. So point is we can learn very important lessons. Many lessons can be learned from that. One important lesson is that when you are not using your skills, you will lose more than your skills. You lose life. You lose life. So point is you lose your choices. So here इसी पैंडेमिक में हमको अपॉर्चुनिटी मिला है। इतना सालों से ई लर्निंग इज अंडरमाइंड कॉन्सेप्ट, a kind of online education which universities are talking about and universities are providing. They are just, not many universities have done, some of them have done it just for the sake of doing it, for increasing their revenues, and there also they have not put proper investments in infrastructure development, so many things. Now
this pandemic, if you see, as we can understand, history has shown every crisis with a hidden opportunity. An opportunity मिल गया पूरा लोगों को. They have started expanding the opportunities forcibly to increase the e-learning to do that. They have to do it without anything because there are so बहुत challenges है. हम देख लिया तो दो चीज देख सकता है. एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव से देख लिया तो it has given a lot of challenges for them. They have to sit in front of them in the screen watching it, and they undergo so much stress one side. Second is that the content, the quality of content, what they are, and the teachers who are prepared for providing such an education also. So इतना prepare करके उसको knowledge देने के लिए कर रहा है ना, वो ready है या नहीं है. So quality of content is another aspect. Third important aspect is that ये though it is a controversial, but we can always look at some of them. The students are not enjoying इतना fees ले रहा है, मेरे को problem कर रहा है, but fees pay करने का, but इतना material मिल रहा है या नहीं है. Last is they are undergoing a lot of stress. So much stress they are undergoing because father or grandfather or grandmother, somebody was sick and they have to go for preparing. So one side students have some problem. Universities they have quickly come for providing opportunity for learning through these e-methods. They have to look for right technology, right thing, and through that if they give it also, whether it should reach properly to the student or not, and they should have a proper internet connection also. So many problems, so many things. But all these challenges, many of the universities, many of the colleges, school, including school, all of them have overcome. So they come out, they used it as an opportunity to learn. So, जी प्रोफेसर, हम चैलेंजेस पर आएंगे अगले सेगमेंट में. पहले मैं एक बार ट्रांजिशन का जो ये फेज है इस पे बात कर लूं. और क्योंकि आपने ये पॉइंट रेज किया कि स्टूडेंट्स परेशान हैं, कंटेंट नहीं है, पैसे नहीं है, फीस क्यों देनी पड़ रही है, वो सारी चीजें हैं. मैं निशांत को यहाँ लाना चाहूंगी. निशांत प्रकाश को कम लोग जानते होंगे जिनको लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, कि लॉयर्स का सुपर 30 इनको कहा जाता है, इन्होंने शुरू किया है. और अगर आपको वकीलों का नाम सुन के डर लगता है तो मैं ये भी बता देती हूँ कि निशांत बहुत हम्बल हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं. और निशांत, सब ये जानना चाहते हैं कि सरकार की भूमिका क्या है, हमें फीस देनी पड़ रही है, क्या प्लान्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, कैसे एजुकेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है. देखिए, गवर्नमेंट वर्क्स एट इट्स ओन पेस. वो अपने स्पीड पे काम करेगी, वो आपके हिसाब से नहीं काम कर सकती. सो एवरीबडी इज इनटू इट. अभी कोविड चल रहा है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, जितना मैक्सिमम चीजें हैं, जो वर्कफोर्स है उस तरफ लगा हुआ है. बट ऑफ कोर्स एजुकेशन बीइंग अ प्रायोरिटी सेक्टर, अभी 12th का एग्जामिनेशन को बोर्ड्स को इन्होंने कैंसिल किया है, विच वाज अ वेरी गुड मूव. बट दैट शोज कि कहीं तो गड़बड़ी है, विच मीन्स कि वी अभी भी हम लोग इतना जैसे हमारा AI है, अभी भी हम लोग एग्जामिनेशन जो है वो AI मोड में नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं इम्प्लाई कर पा रहे हैं. जैसे 12th का एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ गया, 10th का क्यों करना पड़ा, राइट. सो ये जो फर्दर जो अभी 1, 2, 3 साल होगा, ठीक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इस सारे इश्यूज को कैसे टैकल करते हैं. अभी JEE NET का एग्जाम होना है, एवरीथिंग इज गेटिंग पोस्टपोन, राइट. सो बेसिकली लास्ट ईयर कुछ एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन मोड में उन्होंने ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसी चीजें हो गई कि ये लोग नहीं कर सकते हैं. सो अभी गवर्नमेंट इज वर्किंग एट इट्स ओन पेस, बट गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टाइम, राइट. अभी जैसे जैसे चीजें हो रही हैं, अभी कोविड का सेकेंड फेज खत्म हुआ है, एंड अभी जो उनका एजेंडा में है, ये अभी 12th को वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपको असेसमेंट होना है. 3 टायर असेसमेंट है, क्योंकि 12th के बेसिस पे ही बाकी एग्जाम कॉलेजेस में एडमिशन होता है, तो उसको भी दे कांट फॉरगो. सो दे आर वर्किंग ऑन इट. लेकिन आई टोल्ड यू, आपको थिंग्स विल टेक टाइम, एंड अगले 1-2 साल में आई थिंक होता है ना, अभी थिंग्स विल टेक, बिकॉज़ दिस इज न्यू टू एवरीबडी. ये गवर्नमेंट के लिए भी नया है, तो वो अभी समय लगेगा, बट आई एम श्योर थिंग्स वुड बी ऑन राइट ट्रैक.
बिल्कुल समय है जो हमको भी देना पड़ेगा और सरकार को भी, ये आप कह रहे हैं। दीपाक्षी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप बहुत ही पैशनेटली एजुकेशन पे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत साल से काम कर रही हैं, और जैसे निशांत ने भी बताया कि जो शिकायतें हमको गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या इस सिचुएशन से है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थिंग्स विल बी इन ऑर्डर। आप क्योंकि पब्लिक पॉलिसी से डील करती हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जितनी भी अभी तक डिस्कशन हुई है अफशान, इट्स वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग। अगर मैं सिर्फ एक पॉलिसी लेंस से भी देखूं, टिपिकली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम एक बच्चे या एक स्टूडेंट के नजरिए से देखते हैं। जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, वो नजरिया बहुत डिफरेंट एंगल से आता है। क्या हमारी टीचर्स रेडी हैं? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो रेडी हैं? अगर आप आज की डेट में देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट कि आपने एक बुक ली, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक डॉक्टर खान से भी पूछा था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बुक को आपने डिजिटल मीडियम में ले आए, वो सिर्फ पीडीएफ आपने बुक का बना दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपको इन पर्सन कॉन्वर्सेशन नहीं मिल रहा है क्लासरूम में, लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग का टेनेट इज कि आप क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकें, आप इंटरैक्शन जनरेट कर सकें, आप एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को अपने आप सोचने पे मजबूर कर सकें। और वहां से आता है जब आप अपने करियर का, अपनी लाइफ का, अपनी लर्निंग का चार्ज लेते हैं। क्लासेस तो डिजिटली मूव हो गई, लेकिन क्या टीचर्स का जो रोल है उसके ऊपर हमने इनफ इन्वेस्ट किया? क्योंकि टीचर्स के लिए जब हम एक स्टूडेंट की लर्निंग जर्नी की बात करते हैं, वो बहुत अच्छे से ब्रोकन डाउन। there are a lot of parameters जिसके अंदर आप देख सकते हैं, अच्छा इन पैरामीटर्स पे अगर प्रोग्रेस हुआ तो लर्निंग इज बेटर। लेकिन टीचर्स, स्पेशली इन टीचर्स का अगर आप एज ग्रुप देखें, देयर आर टीचर्स हु आर 25, देयर आर आल्सो टीचर्स हु आर 55। अगर आप उनकी लर्निंग डिफरेंसेस या उनकी लर्निंग जर्नीज को देखें, वो डिफरेंशिएशन अभी इतना क्लियरली नहीं है। सो फ्रॉम अ पॉलिसी एंगल मैं बोलूंगी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक, ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट है वो कितना इजीली एक्सेस कर पा रहा है जो नया फॉर्म ऑफ लर्निंग है, क्योंकि ये एक बार की चीज नहीं है, ये कंटिन्यूअसली ये न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग और हाइब्रिड लर्निंग रहेगा। सेकंड बिग चीज, आप टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में उनको सपोर्ट करने में कितना फोकस कर रहे हैं। जो क्लास में अगर आपके पास एक टीचर के साथ 40 बच्चे थे, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में एंगेजमेंट के लिए उतने ना हो पाए। देन एंड द थर्ड थिंग, और इसके बारे में जैसे आपने कहा चैलेंज है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। जो डिजिटल डिवाइड करंटली कंट्री में है, कुछ बच्चे हैं जिनके लिए लर्निंग बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही है, बिल्कुल स्मूथली नहीं बट उनकी एटलीस्ट लर्निंग रुकी नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एक्सेस टू लर्निंग ही नहीं है, और उस केस में क्या हम रेडियो, टेलीविजन, स्मार्टफोन, क्या इन सब चीजों को उनके फुल पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि इन सब चीजों से बोथ फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ डेटा पर्सपेक्टिव, बहुत सारी पॉलिसी इश्यूज निकलेंगे, एंड दे विल, लाइक निशांत सेड, यू नो, गवर्नमेंट विल मूव एट अ सर्टेन पेस, बट एज एन इकोसिस्टम वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल दीपाक्षी, आपने 2 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे कहे। एक तो सारे एजुकेटर्स की इस वक्त चिंता ये है कि टीचर्स इतने अलग अलग लेवल पर हैं कि वो क्या सिखाएंगे करंट सिचुएशन में, वो हमारे लिए सवाल है। और दूसरा ये कि अगर स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उन बच्चों को हम दूसरे जरियों से एजुकेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर हमें वर्क करना है। डॉक्टर इम्तियाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर इम्तियाज, मेडिसिन भी एक ऐसी फील्ड है जिसे ऑनलाइन और ई लर्निंग के साथ 100% हम नहीं जोड़ के देख सकते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या मानते हैं इस बारे में? क्योंकि आप मेडिसिन नहीं सिखा सकते जब तक आप मेडिकल स्कूल में जाके टीचर्स से, लैब से समझते नहीं है चीजें, तब तक कैसे सीखेंगे? तो इस ट्रांजिशन के दौर पर आपका क्या टेक है? देखिए, शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए आप लोगों का। मैं बेसिकली अभी जो मेडिकल एजुकेशन पे जो इश्यू है सबसे बड़ा, वो बेसिकली आप तो समझ सकती हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स ना कि सिर्फ लेक्चर दे देने से उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक वो लैब नहीं जाएंगे, जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, लाइक
मेडिकल में डिफरेंट पढ़ाई होती है, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑर्थोपेडिक, और ये सब का प्रैक्टिकल्स होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था। जब ये पेंडेमिक आया है, इस पेंडेमिक के सिचुएशन में एक नई चीजें क्रिएट की गई है थ्रू ई लर्निंग। तो उस ई लर्निंग में बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। जो बेसिक स्टूडेंट्स है उसको बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जहां भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वहां पे सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि वो बच्चे शायद 10% भी गेन नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर बना है खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स की। उसमें जो मेडिकल स्टूडेंट फेस सबसे बड़ी चीज फेस कर रहे हैं, अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो लोग कि ये समझ रहे हैं कि हमने 1.5 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं। बिकॉज देखिए, फर्स्ट एंड विदाउट प्रैक्टिकल भी काम चला सकता है। बेसिकली फर्स्ट ज्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को मैंडेटरी कि वो लैब जरूर ज्वाइन करे, और उस कंडीशन में जो सिचुएशन होती है उन बच्चों के लिए बिल्कुल परेशानी की सिचुएशन है कि वो कैसे अपने कोर्स को कंटिन्यू कर पाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है, आपने सुना होगा, कि जो बच्चे इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो बच्चों के साथ एक परेशानी ये आई है कि 2022 से गवर्नमेंट ने एक टेंटेटिव नेक्स्ट एग्जाम का प्रोविजन रखा है। तो वो जो नेक्स्ट एग्जाम अगर आएगा तो बेसिकली बच्चे प्रैक्टिकल ही नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई करना बहुत ही समझिए टफ टास्क होगा। सो दैट मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकल के लिए, एटलीस्ट मेडिकल के बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए कोई ना कोई ऑप्शंस निकालना चाहिए। बिकॉज मेडिकल में विदाउट प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सेशंस चलते रहेंगे, चर्चाएं अलग अलग मुद्दों पर चलती रहेंगी, और ये हमारा 9वां एपिसोड था जहां हमने एक तरह से एजुकेशन, ई लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट पर बात की है। बहुत सारी नई बातें निकलकर सामने आई। उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। प्रोफेसर राव, आपने भी क्यूरेट करने में हमारी हेल्प की, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया।